द थिंग्स मल्टी वेरिएबल्स क्या होते हैं और यूनी वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिएगा काइंडली। सर जी नॉइस आ नॉइज़ हाँ बच्चे, एक्चुअली मैं कमरे में बैठा हूँ, यहाँ पे और टीचर भी बैठे हैं, ये बड़ा मसला है यूनिवर्सिटी का। अच्छा जी, अभी नॉइज़ ख़त्म हो जाएगी जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा। जी, मल्टी वेरिएबल फंक्शन, मल्टी वेरिएबल फंक्शन। जी देखिए, जो अभी तक आपने पढ़ी वो यूनी वेरिएबल कैलकुलस, जो आपने कैल 1 पढ़ी उसको यूनी वेरिएबल कैलकुलस। यूनी वेरिएबल प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आप लोगों से डिस्कशन हुई कि x को हम कहते थे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y को हम कहते होते थे वो डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक होगी बात, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक, क्लियर? माइंड नहीं करना इस बार। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये x है, आप डोमेन की x की कोई वैल्यू पुट करते थे तो उस पर जो भी आपका फंक्शन का आपने नाम रखा हुआ, लेट्स से इसका नाम u रख लिया आपने, u की वैल्यू मिल जाती है। x की जगह 1 रखा, 1 प्लस 2 प्लस 5, सो एक वेरिएबल की वैल्यू पुट की, आपको उसकी u की वैल्यू, इसीलिए इसे कहते थे यूनी वेरिएबल फंक्शन, कि आपको वैल्यू निकालने के लिए एक ही वेरिएबल चाहिए। अ फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन वन वेरिएबल इज कॉल्ड यूनी वेरिएबल। जो कैल 1 में अभी तक आपने काम किया है वो यूनी वेरिएबल के लिहाज से किया, कि अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो देखें u की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x, तो आप x की जगह कोई वैल्यू पुट करें 60 डिग्री, एक वैल्यू पुट की वैल्यू तो आपको u की। लेकिन अगर यही फंक्शन कुछ यूं होता, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। सो देखिए आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। अब मैं कहूँ कि यहाँ से मुझे u की वैल्यू बताएं, अब आप एक वेरिएबल पुट करने से नहीं निकाल सकते, आपको यहाँ से u की वैल्यू निकालने के लिए कम से कम दो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी, अदरवाइज आपके पास उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो सा है, इससे अगर आप फंक्शन की वैल्यू लेना चाहते हैं तो आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम दूसरे अल्फाज में कहेंगे ये कहेंगे कि फंक्शन डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल, क्योंकि यहाँ से आप x और y पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो यू पुट, लेकिन लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, आपने जस्ट x की वैल्यू पुट की क्योंकि वो एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे आप x की वैल्यू आप 1 पुट करें लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 पुट कर लें और y की वैल्यू 2 पुट कर लें, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो u की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपके पास ये दो वेरिएबल वाला फंक्शन, फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल वाला फंक्शन बात है। अब अगर इधर से u की वैल्यू चाहिए तो आपको तीनों की पुट करनी पड़ेगी, x की भी, y की भी, z की भी। ठीक, x सपोज किया 0 पुट कर लिया, y 1 पुट कर लिया, z जो सा वो -1 पुट कर लिया, कोई एक पुट कर लिया। तो देखिए आपके पास क्या चीज आ जाएगी। ठीक है, तो u देखें क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस -1, 0, आंसर 1 आ। ठीक होगी बात, क्लियर, प्रॉब्लम तो नहीं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनी वेरिएबल फंक्शन, वन वेरिएबल एक वेरिएबल पे डिपेंड कर, या वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस केस में देखेंगे टू वेरिएबल फंक्शन,
और इसमें टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको ये भी कह सकते हैं। कौन से दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? एक्स और वाई। इसकी बात करें तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल या 3 वेरिएबल फंक्शन, ये 3 वेरिएबल होगा, ठीक है। अप टू सोन आप n वेरिएबल वाला भी लिख सकते हैं। u इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल x3 का स्क्वायर अप टू सोन xn का स्क्वायर, ये n वेरिएबल वाला। आप n वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो u की। आम अगर कोई ग्राफ होता है, अगर आप ये आम कोई फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल ये u फंक्शन, इसका नाम आपने u रखा या y रखा, जो भी रखा हुआ, ठीक है। सो इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो क्या होता है, या लाइन आती है या कर्व आती है, सिंपल, ठीक है। आपने देखिए, आपने L1 में इतने ग्राफ ड्रा किए, फॉर एग्जांपल कोई कर्व आ जाएगी या कोई स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर आप मल्टी वेरिएबल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल वाले फंक्शन की बात करते हैं, जब आप इनके ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको सरफेसेस मिलेंगे। इनके ग्राफ इतने सादे नहीं होते, ठीक है। जैसे हवा में आपने नेट को लटका दिया किसी, जैसे अगर आप अपनी बुक खोल के देखें, पार्शियल डेरिवेटिव के चैप्टर की पहली एक्सरसाइज ही देखें, ठीक है, तो उसमें देखें डिफरेंट बड़ी खूबसूरत सी शेप्स बनी है, ठीक है। तो वो उनका जो ग्राफ है वो किस सरफेसेस होती है मल्टी वेरिएबल की केस, तो वो लाइंस भी रहती है, कभी बहुत सी कर्व्स और लाइंस आपस में मिलकर नेट बनाती है, सरफेस बनाती है। सो किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं, यूनी वेरिएबल फंक्शंस क्या होते हैं, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क। जी अवैध साहब, अनम्यूट करें, अपना क्वेश्चन पूछें। सर मल्टी वेरिएबल ये आपने जो ग्राफ लास्ट में समझाया है, थोड़ा सा बता दीजिए। कौन सा वैस, दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन का। वैस क्वेश्चन रिपीट करें बच्चे, मुझे समझ नहीं आया पूरा क्वेश्चन। ये यहाँ से 2 वेरिएबल फंक्शन स्टार्ट है, 2 वेरिएबल पे डिपेंड है, एक्स और वाई। कैसे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। इधर देखिए 3 वेरिएबल पे डिपेंड है, एक्स वाई जेड तीनों की पुट करेंगे तो यू की वैल्यू मिलेगी। ये n वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, n वेरिएबल की पुट करेंगे तो u की वैल्यू मिलेगी। n वेरिएबल फंक्शन क्लियर होगी ये बात? जी ताहिर अली भट्टो साहब अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्राफ दोबारा समझा दें काइंडली। देखिए अगर आप अपनी बुक को ओपन करें काइंडली ज़रा, और उसको ओपन करके आप जो ही पहले पेज पे देखेंगे आपको बड़ी कलरफुल सी और अच्छी किस्म की तस्वीरें नज़र आएंगी सरफेसेस। सो वो बेसिकली मल्टी वेरिएबल्स के ग्राफ्स होते हैं, चेक करें। खोलिए आपने बुक, हाँ एग्जैक्टली ये देखिए, एग्जैक्टली इसकी ज़रा, बल्कि एक काम करें, इसकी तस्वीर शेयर करते हैं आप व्हाट्सएप पे। हाँ दिस इज वेरी नाइस। इसकी तस्वीर खींच के ज़रा भेजें, मैं भी सबको काइंडली व्हाट्सएप में भेजें। ये देखिएगा जरा काइंडली। सो जमा कराना, ये देखिए, पिक्चर्स हैं और मल्टी वेरिएबल्स के जो ग्राफ होते हैं वो बेसिकली अच्छी सरफेसेस, उनके ग्राफ कर्व नहीं होते, यू गेट द सरफेसेस इन केस ऑफ मल्टी वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपको मैं कलरफुल ओरिजिनल बुक से दिखाता हूँ इसका ग्राफ, जिन बच्चों को समझ में आए ताकि वो देखें। जी सी ये सरफेस ही, फॉर एग्जांपल एक सरफेस, दिस इज अ सरफेस, शीट्स की तरह बनी हुई है ना चीजें, जैसे आप किसी शीट को मोल्ड कर लेते।
ऑल दिस काइंड ऑफ, ये कलरफुल है, ओरिजिनल बुक है, तो आपके पास पायरेटेड है, ये आपके पास, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ मल्टी वेरिएबल। इसकी मैं आपको मैटलैब पे कमांड से ग्राफ जनरेट करना भी बताऊंगा सब कुछ इसका, तो सारी चीज़ें हम मैटलैब पे करेंगे कोडिंग से। तो सर्फेसिस बनती हैं। और किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन है? जी वैसे आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये वैसे अनम्यूट कर लें अपने आप को, अगर आपको क्वेश्चन हो, कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। ताहिर अली भट्टो क्लियर है आपको? ओके जी, यस सर क्लियर। okay, thank you. Let's see the definition. A function depending upon two or more than two variables are called multivariable. Are called multivariable functions. For example, u is equal to x square plus y square plus 2xy. So it is depending upon two variables. कौन कौन से टू वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? एक्स और वाई। जिन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इन पे डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट इस सेंस में कहते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स इज एनी रियल नंबर, वाई इज एनी रियल। सो यू इन पे डिपेंड कर रहा है, इनको पुट करेंगे तो ये फिक्स है, ये वेरिएबल नहीं हो सकता, ये इनकी वैल्यू आपके पास वेरिएबल। फॉर एग्जांपल u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x square y plus y cube z. So it's a three variable function. X, y, z. So it is depending upon three variables. In general, if function depends on n variables, called function of n variables or multivariables or several variables. So different books में different language use करते हैं मैथमेटिशियन को, several variable कर दिया, multi variable कर दिया। अगर आप n की एग्जांपल देखते हैं तो देखिए, फॉर एग्जांपल u इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर अप टू xn का। नोटेशंस आप भी देखेंगे, मैं सिर्फ u लिख रहा हूँ, यहाँ भी u लिखा है, यहाँ पे इसमें दो वेरिएबल वाले थे। अगर आप बुक में देखेंगे जिसमें दो वेरिएबल वाला है वो उसको u of x y भी लिखे, कोई बात नहीं, अब u of x y लिख ली या सिर्फ u लिख ली, क्योंकि जरी बात एग्जाम्पल में अगर बताया हुआ ये फंक्शन है तो हमें नजर आ रहा है उसमें दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे जस्ट मेंशन कर देते हैं वेरिएबल, ये नोटेशन भी ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर किसी फंक्शन में तीन वेरिएबल्स हैं तो आप बता दें उसको u लिखते हैं। फॉर एग्जांपल x y z हैं तो x y z, चार वेरिएबल है, सपोज करते हैं x1 x2 x3 x4, आप इसको u लिख लें या जस्ट u डाल दें, ठीक है, कोई मसला नहीं। 3 वेरिएबल्स वाला हो गया, ये 4 वेरिएबल्स वाला, 4 वेरिएबल्स अप टू सो ऑन। इसी में हमारे पास अगर n वेरिएबल्स x1 x2 x3 समझ आ गई बात आपको? ये n, ये नोटेशंस है,
आप देखें, अगर आप इनकी जगह जस्ट यू भी लिख लें तो दैट इज फाइन, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों नोटेशन यूज हो जाती है। ये शो कर रहा है ये फंक्शन यू में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन में 3 है, इसमें 4 है, इसमें n वेरिएबल्स, ऑल दीज आर द नोटेशंस और मल्टी वेरिएबल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? द ग्राफ ऑफ multivariable, graph of the multivariable functions are the sums. Yes sir. क्लियर होगी बात? यहाँ तक देखने किसी बच्चे को प्रॉब्लम? जी कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? ओके limit of the multivariable functions. पहला तो रूल वही होता है जैसे आप लिमिट फाइंड आउट करते आए हैं आज तक। फॉर एग्जांपल आपको दिखा हुआ है जैसे आप कैल 1 में लिमिट फाइंड आउट करते हैं, मल्टी वेरिएबल में थोड़ी सी चेंज है। फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स एंड वाई, 2 वेरिएबल्स हैं, -1 एंड +1, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस 1। तो आप उसी तरह वैल्यू पुट करें जैसे आप करते आए हैं पहले। एक्स की जगह आप आपकी -1 पुट कर देना, वाई की जगह +1। इस पूरे क्वेश्चन एक्स की जगह -1 पुट कर दिया, वाई की जगह -1 प्लस 5 का आंसर कितना आ जाता है बात। लिमिट का वही रूल होगा जैसे मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, विदाउट एनी रीजन अपने माइक को अनम्यूट, अपना हाथ खड़ा करें जिसका जो क्वेश्चन जी। फॉर एग्जाम्पल आगे चलते हैं हम, हमारे पास एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लिमिट का। सो लिमिट का क्वेश्चन देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 5x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी? जी प्लीज सब एस या आपने x की जगह भी 0 पुट कर दिया, y की जगह भी। ठीक है, क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y approaches to 1 and 3, x plus y over x minus 1, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 3। ठीक होगी बात? क्लियर? क्वेश्चन लिमिट x और y approaches to 3 and 4, x minus y over under the root x square plus y, x की जगह 3, y की जगह 4। रूटीन के मुताबिक है जैसे आप होते हैं, आ गया -1 तक। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ काम, कोई और देखते हैं क्वेश्चन। लिमिट x and y approaches to 1, 0 e की पावर x y। ठीक है, तो अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो 1 into 0 आंसर कितना आ गया, e की पावर 0 विच इज इक्वल टू। आगे चलते हैं, कोई और चीज देखते हैं। यस, मसलन ये दिया हुआ है, एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। लिमिट x and y approaches to 0 0 e की पावर x y
साइन ऑफ एक्स वाई ओवर एक्स वाई। अब याद है वन वेरिएबल के केस में ये फार्मूला आता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। अब दो वेरिएबल आ गए, लिमिट वही 0 है, डायरेक्ट पुट करें तो देखिए क्या फॉर्म बनती थी 0/0। इसमें भी डायरेक्ट पुट करें तो 0/0 फॉर्म बन गया। आप दोनों के साथ पहले लिमिट अलग अलग करें। सर एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे पूछिए अपना क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन काइंडली। ये आ गया, अब ये 1 बन गया फॉर्मूले से, e की पावर 0 into 1, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस प्लीज। सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दे काइंडली। ये वाला ये e की पावर x वाई है, लिमिट है इसके, इसका तो लिमिट का आंसर आ जाता है ना, e की पावर 0 पुट करें x भी 0 e की पावर 0 1 होती है, इसमें 0/0 फॉर्म आ रही। तो ये मैं बताना ये चाहता था, जो फार्मूले आपके सिंगल वेरिएबल में थे वो, जैसे सिंगल वेरिएबल में क्या पड़ा था साइन एक्स ओवर एक्स, ऊपर नीचे एंगल सेम है तो क्या बन जाता है 1 बन जाता है। अब इसमें भी यही होगा, अगर ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई तो ये भी क्या बन जाएगा 1 ही बन जाएगा। तो देखिए इस फार्मूले का आंसर मैंने क्या लिख दिया, साइन एक्स वाई ओवर ऊपर नीचे एंगल, जो एंगल है वही चीज नीचे दी हुई है, तो आप क्या कहते थे 1 के इक्वल, ठीक है। यही करते थे ना, साइन एक्स ओवर एक्स, ऊपर एक्स है तो नीचे भी एक्स है, तो आंसर क्या आ जाता था लिमिट की फॉर्म में 1 आ जाता, वही फार्मूला इधर एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये यूं होता है, जरा देखिएगा एक और क्वेश्चन देखिएगा, लेट्स सी। जी जी पूछिए क्वेश्चन प्लीज। वन माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई से देखिए, जितना एंगल ऊपर है उतना ही एंगल नीचे, और डायरेक्ट लिमिट पुट करें क्या आ जाएगी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आंसर आ जाए फिर तो ठीक होता है ना, वही आंसर होता है। अगर अनडिटर्मिन्ड फॉर्म आ गई है 0/0 तो फिर तो इसका मतलब है या तो कोई पर्टिकुलर रूल लगेगा या आपको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, जैसे हम उसमें करते थे कैलवन में। सो साइन एक्स ओवर एक्स, ऊपर नीचे एंगल सेम है तो क्या फॉर्मूले का आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 - 1 आंसर कितना आ गया 0। जी क्लियर है, आगे चलते हैं। जी आपके साथ ये भी लिखा ना, लिमिट x and y approaches to some number a b is equal to f of x y, उसको आप यूं भी लिखा, अगर किसी जगह यूं लिखा हुआ है लिमिट x and y x approaches to a y approaches, यानी a और b अलग करके लिखें तो एक ही बात, कोई फर्क नहीं है। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख लें, यूं भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, आप तो n वेरिएबल भी जा सकते हैं आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है लिमिट x and y approaches to 5 - 5 x की 4 minus y की 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 5। सो देखिए अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें क्या आ जाएगी 0/0 फॉर्म बनेगी। आम सिंगल वेरिएबल होता तो हम यहाँ पे लापिटर रूल लगा देते, ठीक है, जो आपने कैलवन में पढ़ा कि ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव ले लेते, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव ले लेते, अब तो मल्टी वेरिएबल। सो अनडिटर्मिन्ड फॉर्म बन रही है, फार्मूला में लग रहा है, देखिए इसके फैक्टर बन रहे हैं, आप फैक्टर बना लें। सो अनडिटर्मिन्ड फॉर्म का तो पहला रूल यही होता है ना, कोई सिंप्लीफिकेशन चेक करें जो आप करना भूल गए। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो व्हाट यू हैव, बोथ आर कैंसल्ड, सो आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई। 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 आ गया। क्लियर? कुछ और देखें सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x and y approaches to 2 and 1 x square minus 4y square over x minus 2y। सो ये क्या है, लिमिट x and y approaches to 2 और 1 x minus 2y x plus 2y over
x माइनस 2 कैंसिल आउट। सो x की जगह 2 पुट किया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 2 + 1 आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें, देखिए कौन सी फॉर्म बन जाती है। तो इसका मतलब है कोई सिंप्लीफिकेशन होनी रहती है, कोई फार्मूला लगना है तो आप लगाएं उस फार्मूले को अप्लाई करके अपना आंसर लें। क्लियर है सर जी? जस्ट वन मोर क्वेश्चन, प्लीज होल्ड योर क्वेश्चन फॉर अ मोमेंट, let me finish this question, then I will take your question. Tangent inverse of y over y. अब देखें x में तो e की पावर 0 पुट करें तो आप उसको अलग-अलग भी कर सकते हैं। लिमिट x, y approaches to 0, 0. e की पावर x, लिमिट x, y approaches to 0, 0. Tangent inverse of y by e की पावर 0 आप ये वाला पोर्शन तो सॉल्व हो गया। y वाला पोर्शन अलग है, इसमें सिर्फ y है, देखिए एक ही वेरिएबल है तो आप उस तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट पुट करें तो क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करें टेंजेंट इनवर्स 0/0/0 फॉर्म हो गया। अब सिंपल एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल पे तो आप लैपिटर रूल लगा सकते हैं। आप ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव ले लें और नीचे वाले का 1 आ जाएगा। लिमिट x and y approaches to 0, 0. टेंजेंट इनवर्स का 1/1 + y स्क्वायर आ गया। अब y की जगह 0 पुट कर तो ये भी 1 बन गया। आंसर कितना आ गया 1। जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? यस प्लीज। सर वो काइंडली वो साइन वाला जो क्वेश्चन था वो रिपीट कर दो, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा कोई बात मिस हो गया। कोई बात नहीं। कनेक्शन मेरा भी तो लूज हो सकता है ना बच्चे, अगर आपका होगा किसी का। ये देखिए मैंने ये कहा था कि साइन में जैसे आम आप केल्विन में फार्मूला पढ़ते रहे हैं, व्हाट वाज द फार्मूला इफ यू रिमेंबर। केल्विन में आप क्या फार्मूला पढ़ते हैं कि अगर ऊपर नीचे एंगल सेम है आपके पास तो जो एंगल ऊपर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में वही एंगल आपके पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। सो वो फार्मूला आपके पास कुछ ये था, ये फार्मूला था, याद है केल्विन में एफएससी में भी पढ़ा था। इवन दैट फार्मूला, द फार्मूला वाज sin x over x। अगर ऊपर नीचे एंगल सेम है तो और डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो देखिए क्या फॉर्म बनती थी, sin 0, 0, 0/0 फॉर्म बन जाती थी। तो इसका आंसर क्या होता था, अगर ऊपर नीचे सेम है तो 1 कह दे। अब मल्टी वेरिएबल में होगी, आप देखिए लिमिट क्या x y की 0, 0। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 0/0 फॉर्म बन जाती है। देखो जितना एंगल साइन का ऊपर है उतनी एंगल नीचे, तो इस टर्म का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लिमिट 0, 0 तो 1 - 1 क्या बन गया 0 बन गया। ठीक है क्लियर। आगे देखिएगा ये साइन ऑफ एक्स वाई है आपके पास, यस सर। ठीक होगी बात। ये डायरेक्ट लिमिट पुट करें, देखें इसमें कौन सी वाली फॉर्म बन जाएगी 0/0 फॉर्म। ऊपर नीचे एंगल सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? जी बच्चों सी वन मोर क्वेश्चन। एक मिनट बच्चों आप देखिए जरा इन एग्जांपल्स को दोबारा, मैं भी आपसे पूछता हूँ। जी बच्चों सॉरी फॉर दिस थिंग, आगे चलते हैं। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। Let's see the things. Limit x y approaches to 1 to x square minus 1 over x minus 1, y square minus 4 over y minus 1. See what है। So what we have, अगर आप x की जगह 1 है और y की वैल्यू 2 है
x की वैल्यू 1 इसमें पुट करें तो 0/0 फॉर्म बन जाती है, y में भी पुट करें 0/0 फॉर्म। तो इसको आप सेपरेटली लिखें पहले। जब आप इसको सेपरेटली लिखेंगे तो देखेंगे क्या सिचुएशन डेवलप होती है आपके पास। x² - 1 ओवर x माइनस लिमिट x y approaches to 1 and 2 y² - 4 over y minus 4। तो देखिए ये वाली भी 0/0 फॉर्म बन गई आपके पास, ये भी 0/0। तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल x है, तो अब यहाँ पे लापिटर रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, x and y approaches to 1 and 2। ठीक है, तो ये आपके पास 1 - 2, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव ले लिया, नीचे वाले का भी बाय LH रूल, क्योंकि इसमें दूसरा वेरिएबल नहीं है ना। जब सिंगल वेरिएबल ही है तो जस्ट वो सिंगल वेरिएबल वाली कैलकुलस आप अप्लाई करना। इधर 2y/1 आ गया, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दिया, 2 × 1। यहाँ पे y की जगह 1 पुट कर दिया, सो 2 × 2 आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। जी जी पूछें मोहम्मद अली साहब क्वेश्चन। जी मोहम्मद अली साहब पूछें क्वेश्चन। सर ये tan इनवर्स का जो आपने पिछला सवाल किया था वो दोबारा रिपीट कर दें सर, जो लास्ट में वो स्टेप समझ नहीं आया। ये टेंजेंट इनवर्स का, तो देखिएगा, नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन? क्लियर हो गया? यस सर। अब आप देखिए इसमें साफ x वाले वेरिएबल अलग थे, y वाले वेरिएबल अलग, मैंने अलग करके लिमिट का रूल है ना, आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक फंक्शन की अलग चाहिए दूसरे के साथ, ये तो सॉल्व हो गया e की पावर 0 बनाने। प्रॉब्लम इसमें अगर हम डायरेक्ट y की जगह 0 पुट करें, क्योंकि y 0 है ना यहाँ पर, तो 0/0 फॉर्म बन जाता है। तो क्या करेंगे, लापिटर रूल लगा लेंगे, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव और नीचे वाले का भी। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1/1 प्लस एंगल का इसके टेंजेंट इनवर्स, नीचे वाले का 1 बन जाएगा। y की जगह 0 पुट किया तो 1/1 प्लस 0 बन गया, तो 1 × 1 आंसर कितना आ गया, 1। देख लीजिए सर, अगर tan इनवर्स tan y/y होता तो फिर वैसे ही हम प्रॉपर्टी से 1 लिख लेते। अगर y/y होता वो तो कैंसिल हो जाता ना यार, फिर उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी मौलवी साहब। tan y/y टेंजेंट y/y होता तो तब भी 0/0 बन रहा था ना। आप ये देखिए, इधर देखिए जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उसको जरा थोड़ा सा और करें। सी इफ यू हैव टेंजेंट y/y लिमिट x and y approaches to 0, so कौन सी वाली फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। सो लापिटर रूल लिमिट x and y approaches to 0, 0 टेंजेंट का आ गया secant square y over 1, so secant 0 1 हो गया, 1/1 वो समझ आ गई बात। हाँ, यहाँ पे अगर काज होता ना फिर तो सिंपल था, फिर तो अनडिटरमिन्ड फॉर्म बननी है। जब अनडिटरमिन्ड फॉर्म बन जाती है तो फिर तो लापिटर रूल लगेगा, सिंगल वेरिएबल के लिए, डबल वेरिएबल के लिए। बात क्लियर होगी आप? जी सर। और किसी बच्चे का कंफ्यूजन होगी बोले सर, सेम एंगल से सिर्फ साइन का है कि साइन x/x = 1। ये अगर बात ये है कि अगर कोई और फार्मूला भी है सिंगल तो आप लगा, यानी जो सिंगल वेरिएबल वाले फार्मूले हैं उसकी आप लॉजिक समझे ना, कि आपके पास लॉजिक क्या है उसकी। लॉजिक समझेंगे तो फिर लॉजिक ये है कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से अनडिटरमिन्ड फॉर्म बनती है, फिर आपने लिमिट से प्रूव किया है कि उसका आंसर 1 है। ठीक है ना, वो पूरा प्रूव किया ना आपने एफएससी में, याद हो अगर आपको, सर्कल लेके उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर लेके वो सारा काम किया। क्लियर है? और किसी बच्चे का क्वेश्चन है? सर ये जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया सर, एक बच्चा बोले सर इसमें जो सेपरेट लिमिट लगा सकते हैं, जैसे कि अब x की वैल्यू अलग थी और y की अलग था, हम इसी तरह लिमिट x की अलग लगा दें और y की अलग। अच्छा 2 मिनट रुकें, आपका क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उस बात करते हैं, कौन से वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला, इस वाले का पूछ रहे हैं? यस सर। देखिए इसमें तो थे ही सेपरेट, इकट्ठा करके लिख लेते, ये तो x से लादा है, y वाली टर्म से लादा है, हम ये मिक्स होती तो फिर हम ये ना करता, फिर हम लापिटर रूल में। सर ये क्वेश्चन ये था कि जैसे कि लिमिट लिखी है ना कि लिमिट x y अप्रोचेस टू 1, इसी तरह हम अगर इधर x की वैल्यू अलग है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और कर दे। हाँ ओके, आप कह रहे इधर x अप्रोचेस टू 1 कर दो, इधर y अप्रोचेस, तो यू कैन डू दैट। तो मैंने आपको देखिए ये बताया,
ये थोड़ी देर पहले बताया। अगर ऑर्डर पे में लिखा है एक्स वाई अप्रोच तो आप इसको लगा लो एक्स की ए है वाई की यू कैन डू। नोटेशन है ना, ये भी नोटेशन है, ये भी नोटेशन है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके नेक्स्ट देखिएगा जी, वन मोर एग्जांपल। सर ये अगर डेरिवेटिव के बगैर सॉल्व करें तो यही आंसर देगा। हाँ, आप उसके फैक्टर बना लेना, चॉइसेस यस सर, उस तरह भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप उसके फैक्टर बना लेंगे तब भी हो जाएगा। आप अपनी बुक से सब बच्चे जरा 3-3 क्वेश्चन करें खुद से, और कोई डिफिकल्टी आखिरी क्वेश्चन सर, ये आखिरी क्वेश्चन में y अप्रोचेस टू 2 आएगा तो सर पुट करेंगे वैल्यू तो 2 into 4 आ जाएगा। नहीं 4 देखिए आ जाएगा, 4 - 4 0 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म बन। नहीं सर, नीचे निचली लाइन में जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं डेरिवेशन के बाद। हाँ 2 into 2 4 हो जाएगा। जी सर। 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक मिनट। नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट जी। एक क्वेश्चन और देखिएगा जो, चलिए ठीक है, यहाँ तक मेरा दैट। ये तो वो सिंपल लिमिट के क्वेश्चन, डायरेक्ट लिमिट पुट की थोड़ा सिंप्लीफाई के आंसर। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े से टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 23 के लिए। फॉर एग्जांपल, लिमिट, प्ली अटेंटिव, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 x plus y over x minus 1। जी, ये आपके पास x plus y over x minus 1 देखें। जी बोले यहाँ पर। अभी आप डायरेक्ट लिमिट पुट किया आपने, 0/0 फॉर्म, x भी 0 y भी 0, ये 0/0 फॉर्म। अब आप इस पे डायरेक्ट भी लिमिट पुट करें तो 0/0। लापीटर रूल लगा नहीं सकते क्योंकि दो वेरिएबल आ गए, अकेले के लिए हो नहीं सकते क्योंकि प्लस है और माइनस है। क्या करें? जब भी मल्टी वेरिएबल के केस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि अनडिटरमिन्ड फॉर्म बन रही हो और वो सिंगल वेरिएबल में सेपरेट ना हो रहे हो, तो आपको फिर अप्रोचेस देखनी पड़ती, डिफरेंट कर्व्स के अलॉन्ग उसकी लिमिट चेक करनी। पहली कर्व होती है वो लाइन, कि आप उसकी लाइन के अलॉन्ग लिमिट चेक करें, y = mx + c के अलॉन्ग। अगर इसके लाइंस के अलॉन्ग उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो फिर उसकी कर्व्स के अलॉन्ग कर। आप ये कर्व ले लें या ये ले लें, आसान सी कर्व पैराबोला ले लें, ठीक है, ax स्क्वायर ले लें या ay स्क्वायर ले लें, a इज एनी रियल, y = ax स्क्वायर या x = ay स्क्वायर, दोनों में से जो मर्जी है ले लें, ये अब आपकी चॉइस है। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको लाइन के अलॉन्ग चेक करूँ, ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है। अगर ओरिजिन में आपको पता है c 0 हो जाता है ना, x भी 0 पुट करो, y भी 0 तो c 0 हो जाएगा। जो लाइन ओरिजिन से पास करती है, लाइन फ्रॉम 0 0 ओरिजिन से, उसकी y = mx + c तो जनरल इक्वेशन है ना लाइन। अब x की भी जगह 0 पुट करो, y तो c 0 आ जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है कि y = mx। सबसे पहला स्टेप है लाइन के अलॉन्ग लिमिट चेक करें। अगर उसके अलॉन्ग लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो फिर आप कर्व करें। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। x + y / x - 1। सो डायरेक्ट लिमिट पुट की तो 0/0 फॉर्म आ, लापीटर रूल लग नहीं सकती। पहले लाइन के अलॉन्ग पुट किया, पुट y = mx, क्या हो जाएगा? बस
एक बच्चा कह रहा था हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप लिख लेंगे, वो अलग अलग करके लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y की जगह mx पुट करते हैं, y की जगह mx पुट करते हैं। सो इस सब्स्टिट्यूशन का फायदा हुआ है कि सिंगल वेरिएबल में आ गया, सिर्फ x वाला रह गया, y लिखा है ही नहीं है। तो क्या y साथ से हटा दें या लिखा रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। x कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आंसर क्या व्हाट यू हैव। वन प्लस m over 1 minus m. So this implies for different values of m, we have different values of limit. अब देखिए m की जगह 1 पुट करें कुछ और आंसर आएगा, 2 पुट करें कुछ और आएगा, 3। इसका मतलब है ये तो डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो तमाम वैल्यूज के लिए एक ही आंसर होना चाहिए। तो इसका मतलब है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m वी हैव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लिमिट। तो दिस इंप्लाइज लिमिट तो यूनिक होती है, लिमिट इज नॉट यूनिक। सो इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं। एक और क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट लिमिट पुट की 0/0 फॉर्म सिंप्लीफाई भी नहीं हो पा रही, क्या करें। तो ठीक है, फिर पाथ के अलॉन्ग आ जाए। सबसे पहला पाथ क्या है, ओरिजिन से जो लाइन पास करती है ये होता है y इज इक्वल टू mx। अगर a और b से पास करती है उस लिहाज से आप y इज इक्वल टू mx लाइन के अलॉन्ग चेक करें, जहां जहां y है वहां आपने mx पुट कर दिया। x कॉमन ले लिया, x से कैंसिल आउट हो, अगेन m की फॉर्म में आंसर आ गया। सो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m सेम सेंटेंस, अब m की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें डिफरेंट आंसर आएगा। दिस इंप्लाइज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m सर ये जो आपने y इक्वल टू mx इक्वेशन ली है जी सर, इसकी थोड़ा देखिए, मैंने आपको बताया कि जब प्रॉब्लम ये होता है कि जब मल्टी वेरिएबल के केस में 0/0 फॉर्म आ जाए, लापिटर रूल तो लगा नहीं सकते, यस सर, नहीं लगा सकते ना। तो क्या करें, यस सर, फिर आपको पाथ के लॉन्ग लिमिट चेक करनी पड़ती है। किस पाथ के लॉन्ग क्या है, पहले सबसे सिंपल पाथ लाइन है, लाइन के लॉन्ग लिमिट चेक करें। अगर x और y 0/0 है, x और y 0 पुट करो सी, तो ऐसी लाइन जो रीजन से पास करती है उसकी इक्वेशन ये होती है। ऐसी तमाम लाइनें जो अरबों खरबों होंगी अनडिफाइंड, जो सारी लाइनें ओरिजिन से पास करती हैं, उनकी जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx। m स्लोप है, यस सर, ठीक। अगर ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट से पास करें तो ये जनरल इक्वेशन है। अगर लाइन के लॉन्ग लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो फिर आप कर्व पे चेक करें। दो ही चीजें होती हैं, या तो स्ट्रेट लाइन होती है या उसमें बेंडिंग हो जाती है, कर्व हो जाती है। दोनों के लॉन्ग कर जाए तो हम कहेंगे है, ठीक है, यस क्लियर होगी बात। तो हमने सबसे पहले इसमें देखा ये क्वेश्चन डायरेक्टली। सर ये दो डिफरेंट उसकी कंडीशंस हैं, दोनों को ट्रू करना लाजमी है। नहीं, पहले आप पहली कंडीशन चेक करें। अगर पहले पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती तो आगे तो जाएंगे नहीं। अगर पहले पे होगी दूसरे पे चेक करें, फिर ठीक होगी बात। तो वही क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया था। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिमिट पुट की तो 0/0 फॉर्म आ गया। पहले लाइन के लॉन्ग चेक करें, ठीक है, क्लियर। लाइन के लॉन्ग चेक की तो आपने y की जगह mx पुट की,
अब ये लाइन के लॉन्ग हम लिमिट चेक करें, सिंप्लीफाई करें, एक्स एक्स कॉमन आता है तो आंसर एम की फॉर्म में आ गया। अब देखिए एम की जगह 1 पुट करें कुछ और आंसर आएगा, 2 पुट करें कुछ और आएगा, 3 पुट करें कुछ आएगा। सो हर एम की डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो एम की तमाम वैल्यूज के लिए एक ही आंसर होना चाहिए था। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम we get different values of limit. So this implies limit does not exist. आगे चलते हैं, see more question. Limit x and y approaches to 0, 0. x4 y4 over x square plus y4 का क्यूब। डायरेक्ट लिमिट पुट करें। देखिए पहला स्टेप ये होता है डायरेक्ट लिमिट पुट करें, जैसे हम करते आए हैं, कोई फैक्टर्स वगैरह बनते हों, 0/0 फॉर्म आ रही है, देखा डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0, अच्छा कोई फैक्टर वगैरह बन रहे हैं नहीं बन रहे, इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। फिर एक ही हल रह गया, लापिटर रूल, वो लग नहीं सकता, 2 वेरिएबल है, सेपरेट हो नहीं पा रहे। सो आप पाथ के लॉन्ग चले गए। पहले सबसे पहले लाइन चेक करें जो ओरिजिन से पास की, लिमिट x and y approaches to 0, 0. x की 4 m की 4 x की 4 ओवर x स्क्वायर m की 4 x की 4 का क्यूब। सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर क्या आ जाता है, लिमिट x से x अप्रोचेस टू 0। इसको यूं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे लिख रहा हूँ, वरना जो एक रिदम में लिखते हैं वैसे ही लिखा करें, वो बच्चे को कंफ्यूजन थे तो मैंने कहा बता दूं, कोई हर्ज नहीं। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आके पावर 3 है तो एक्स स्क्वायर की पावर 3 एक्स 6 कॉमन आ जाएगा, 1 + m की 4 एक्स स्क्वायर। सो आगे लिमिट x and y approaches to 0, 0, x की 2 m की पावर 4 ओवर 1 + m की 4 एक्स स्क्वायर। x की जगह 0 पुट किया तो 0 आ गया। अब लाइंस के लॉन्ग लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, x के 0 पुट किया, 0 ओवर 1 + 0 तो 0 ओवर 1 आंसर 0। सो दिस इंप्लाइज, तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट फॉर y इज इक्वल टू mx। तो दूसरा केस देखें, फिर अब आप क्या पुट करें, ट्राई करें। अब देखें इस क्वेश्चन को जरा देखें, आपके पास 2 चॉइसेस हैं इसके बाद, या तो आप y इज इक्वल टू ax के ट्राई कर लें या x इज इक्वल टू ay के, दोनों में से जो मर्जी कर्व चेक कर लें, एक ही है ना, पैराबोला है। अब देखो इधर जिसकी पावर छोटी है ना उसको यूज करो, x की पावर कम है तो x वाला यूज करो, x इज इक्वल टू ay। लॉजिक क्या होगी उसका, फायदा ये होगा कि पावर सेम हो जाएगी दोनों। इधर जब x की जगह आ जाएगा ay का स्क्वायर तो x का स्क्वायर तो 4 हो जाएगी पावर। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में जरा आसानी होगी। अब आप देखिए इसको जरा, देखिए क्या होता है, देखते हैं फिर, लेट्स सी द थिंग्स। हमने कहा x इज इक्वल टू ay स्क्वायर, सेकेंड पार्ट कर्व, कोई भी कर्व पुट करिए, मैंने पहले पैराबोला के लॉन्ग ट्राई कर, ये आपका क्वेश्चन। देखिए क्या आ गया, लिमिट x y अप्रोचेस टू 0, 0, x की जगह आ गया ay स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4, y की पावर 4 ओवर x स्क्वायर a स्क्वायर y की पावर 4, y की पावर 4 का क्यूब, ये आ गया। ठीक है, तो लिमिट सिंपल y ही रह गया, x की जगह तो सब्स्टिट्यूट हो गया, 4 2 8 और 8 और 4 12 हो गया, नीचे y की 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, 3 पावर तो ये भी y की 12 आ गया, a स्क्वायर प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। आंसर किसकी फॉर्म में आ गया, a की फॉर्म में, a इज एनी रियल नंबर। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a we get different values of limit.
सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहले लाइंस के लॉन्ग आया y इज इक्वल टू mx, उसके लॉन्ग लिमिट एग्जिस्ट कर गई। जब लाइन के लॉन्ग कर दिया 0/0 फॉर्म है, तो फिर कर्व के लॉन्ग, दो कर्व्स की y इज इक्वल टू x, जिसकी पावर छोटी है वो यूज करो। अब इसमें देखा डिनोमिनेटर x की पावर छोटी है ना, इसमें x स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, ऊपर सेम है, नीचे जो छोटी पावर वाली को यूज कर लिया, x इज इक्वल टू ay की पावर ay तो उसको पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो आंसर ए, जैसे m की फॉर्म में आया था ये a इज एनी रियल नंबर, तो a की वैल्यू 1 हुई तो कुछ और आंसर आएगा, 0 हुई कुछ और आंसर आएगा, 2 कुछ और, तो a की डिफरेंट वैल्यू लेते जाएंगे डिफरेंट आंसर आ जाएगा। लिमिट में तो ऐसा नहीं होता, लिमिट तो यूनिक होती है। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a वी गेट द डिफरेंट वैल्यूज, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर। ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। सर अगर फर्स्ट इक्वेशन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आगे सॉल्व ना भी करें तो कोई इशू नहीं है? नहीं, वो सिर्फ लाइन के लॉन्ग कर देगी। किसके लॉन्ग? लाइन के लॉन्ग, सारे पाथ के लॉन्ग तो नहीं कर रहे। यस सर। ठीक है, तो आपको तो हर एक पे, लेकिन कर्व पाथ पे आपने चेक किया वो नहीं कर रही, यस इसका मतलब है फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। नहीं, मतलब कि आप लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं, अगर एक पे भी करिए तो फिर भी हाँ नहीं, वो सिर्फ लाइन के लॉन्ग कर रही है ना। सर हमने कर्व के लॉन्ग देखना है, हमने जब अब लाइन के लॉन्ग कर रही थी ना सर। हाँ लाइन और कर्व दोनों पे करेंगे तो हम कहेंगे वो करेगा। शेप्स दो ही हो सकती है, अच्छा स्ट्रेट ठीक है लाइन और सर, कर्व। ठीक है सर, ठीक एक के लॉन्ग ठीक कर है रही है, एक के लॉन्ग कर रही है, एक के लॉन्ग नहीं कर रही तो हम कहेंगे नहीं कर रही, सीधी सी बात। सही। यस सर, ठीक बात क्लियर हो गया? ठीक हो। ठीक है सर पहले सवाल में हमने कहा था कि m की वैल्यू तब्दील होने से जो है उसकी लिमिट तब्दील हो रही है, तो यूनिक नई लिमिट रहती। हाँ, तो सर इसमें जब हमने लाइन की प्रूव किया तो सर ये कैसे एग्जिस्ट, m की वैल्यू तब्दील होने से सर उसकी लिमिट तब्दील नहीं होगी? नहीं होगी, उसका आंसर ही 0 आ गया, आंसर 0 आ गया, उसका आंसर 0 आ गया ना। ये चेक करें, ये देखेंगे, ये चेक करें, ये आपने y इज इक्वल टू mx पुट किया, ये y इज इक्वल टू mx, ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन में y की जगह mx पुट किया आपने। ठीक है, y की जगह क्या पुट किया? mx। सो देखिए y इज इक्वल टू mx जब आपने पुट किया तो क्या सिचुएशन होगी, ये नीचे से x स्क्वायर कॉमन लिया, पावर 3 है तो ये आ गया 6 होगी 8, सिंप्लीफाई करिए। अब x और y को 0 पुट किया, यहाँ पे x किया 0, यहाँ भी y किया, तो 0/1 आंसर 0 आ गया, m बचा ही नहीं आंसर में। जी सर ठीक हो गया। लास्ट टाइम प्रॉब्लम ये था कि जब आप सिंप्लीफाई करते थे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में m बचता था, तो आप कहते थे ये तो मसला हो गया, m की डिफरेंट वैल्यू की डिफरेंट। जैसे अभी जो देखा आपने, लाइन के लॉन्ग तो 0 आ गई, ठीक है, इसका मतलब लाइन के लॉन्ग तो इस सरफेस पे, यानी इसका मतलब है सरफेस के ऊपर स्टेट सेट, आप सरफेस के ऊपर स्टेट मूव करें तो लिमिट है, लेकिन जरूरी थोड़ी आप फ्लोर के ऊपर, अपने घर के फ्लोर पे क्या स्टेट मूव करते हैं? कभी यू भी जाना पड़ता है, यू भी जाना पड़ता है, ये तो रिस्ट्रिक्शन होगी है सरफेस के ऊपर, यू मूव करें तो ठीक। तो जब सरफेस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हर तरीके से एग्जिस्ट करनी चाहिए, आप स्ट्रेट मूव करके जाएं, आप कर्व मूव करके जाएं, तो फिर तो कर्व पे चेक किया नहीं तो इसका मतलब नहीं है। ठीक होगी बात, क्लियर? सर ये कर्व वाला दोबारा बता दें। कर्व आपने देखा y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर ट्राई किया, ठीक, दो ही थी ना आपके पास पाथ, x और y। मैंने कहा ट्रिक ये होती है जिसकी छोटी पावर को यूज कर लिया करो, आसानी हो जाती। ठीक है, x स्क्वायर था, ऊपर सेम था, नीचे x स्क्वायर, तो ट्रिक ये थी जब x स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करोगे y की पावर 4 सेम हो गई, तो वही मैंने किया, y की 4 कॉमन लिया, कट गए, a की फॉर्म में। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a वी गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लिमिट, सो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर होगी बात? मजीद क्वेश्चन देखिए, वन मोर क्वेश्चन, तो पार्शियल डेरिवेटिव पे जाते हैं लिमिट के बाद। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे, सर ये अभी जो आपने लिमिट्स वाले पढ़ाई ये भी उसमें इंक्लूड है सर, ये मिड्स में, मिड में लिमिट और पार्शियल डेरिवेटिव है ना, पार्शियल डेरिवेटिव तक मैंने कहा ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव ही का टॉपिक है, तो डेरिवेटिव लिमिट की फॉर्म में लेके जाते हैं, तो 0/0 फॉर्म आ गई, सिंप्लीफाई भी नहीं हो रही। क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप है y इज इक्वल टू mx पुट कर दूंगा। ठीक, जस्ट अ मिनट बच्चे, y इज इक्वल टू mx पुट किया मैंने, अभी वैसे आप एक मिनट रुकते हैं,
m स्केयर x स्केयर ओवर x स्केयर, m की पावर 4 x की पावर 4, लिमिट x and y approaches to 0 0, m स्केयर x ओवर x स्केयर 1 प्लस m की 4 x स्केयर कैंसिल आउट हो, लिमिट जीरो प्लस m इंटू 0, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। चेक चेक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये है कि इस दफा लाइन के अलॉन्ग तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब क्या करें, कर्व के अलॉन्ग फिर चेक करें, होगी तो हम कहेंगे तभी करती है। सो x की वैल्यू छोटी है तो जो छोटी वैल्यू वाला फार्मूला यूज करो, x इज इक्वल टू a y स्क्वायर ट्राई कर लो, ये क्वेश्चन था। सो x की जगह पुट कर लिया a y स्क्वायर, y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y की पावर 4 प्लस y की पावर, लिमिट सर जो लिमिट होता है ये हमेशा 0 क्यों होती है सर? जस्ट अ मोमेंट, क्वेश्चन में दिए हैं, कुछ भी हो सकती है। 0 है तो आपको आसानी है ना, आपकी बात का भी आंसर भी देते। ये कट गया, आंसर क्या आ गया, ए की फॉर्म में आ गया। तो क्या आंसर लिखेंगे, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए we get different values of limit. So limit does not exist. जी बच्चे आप क्या कह रहे हैं, पूछें क्वेश्चन को, बच्चा पूछ रहा। सर मैं कहता कि सर ये जो आंसर्स आ रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट के, सर वो 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो 0 के अलावा भी आ सकते हैं। हाँ कुछ भी आ सकते हैं, वो एक मतलब है ये कि अब जरूरी नहीं है लिमिट भी एक्स वाई भी 0 0, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। आपकी फॉर्म अनडिटर्मिनेट बनेगी, 1 2 भी हो सकता है, तो कोई भी नंबर हो सकता है। फा की बात है कि आपकी बुक में चेक करें 0 0 वाले दिए हैं ना सर। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? यस सर। सो लिमिट का तो यही था बच्चे, मैंने जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो ये पेज था, मैंने आपको बताया कि मल्टी वेरिएबल्स क्या, एग्जांपल्स, एक वेरिएबल वाला जो केल्विन में था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 वेरिएबल आ, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मेरा एक क्वेश्चन, मैं कहता हूँ जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो आप तो कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं, 2x आ जाएगा, 2x प्लस 2। मैं कहता हूँ यार इसका डेरिवेटिव निकालो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब आपको मसला पड़ेगा। उधर तो मसला कोई नहीं था, आगे एक ही वेरिएबल था, उसके लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया, x के लिहाज से एक ही वेरिएबल था ना, तो x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया, मसला हो गया सॉल्व। ठीक, अब आ गया प्रॉब्लम। ये देखिए आपके पास बड़ा सादा क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैंने कहा डेरिवेटिव ले, आपने सेकंड नहीं लगाया, सर ये तो बहुत आसान है, 2x प्लस 1। आगे देखा x का वेरिएबल है, यही कहा जाता था, आगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिहाज से डेरिवेटिव ले। लेकिन अब हो गया प्रॉब्लम खराब,
मैंने कहा जी इसका डेरिवेटिव लो। अब आपको मसला पड़ गया, सर इसमें तो y भी है z भी है, किसके लिहाज से चाहते हैं? क्योंकि डेरिवेटिव में बताना पड़ता है ना आप किस वेरिएबल के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के लिहाज से, y के लिहाज से, z के लिहाज से। सिंगल वेरिएबल के केस में तो चलो एक ही वेरिएबल होता है, आप डेरिवेटिव लेते हैं तो चेंज आ जाती है। जब मल्टी वेरिएबल है वो एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, अब आपको वो काम नहीं कर सकते जो आपने सिंगल वेरिएबल में कर लिया। ठीक है, एक खास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से स्ट्रक्चर चेंज होगा। एक वेरिएबल है डेरिवेटिव, उसी के लिहाज से चेंज, तो डेरिवेटिव आपको बताता है क्या, बड़ा कंप्लीट, ये टोटल चेंज बताता है फंक्शन। फंक्शन में चेंज कितनी आएगी एक्स के लिहाज से। अगर यू में मैं यू एक्स को मैं मूव कराता रहूं तो यू कितना चेंज होगा, ये आपको फैक्टर बताएगा यू में कितनी चेंज आएगी जब आप एक्स को चेंज करेंगे। अब प्रॉब्लम होगी, सर 3 वेरिएबल आ गए, क्या करूं? चलो 2 तक की रिस्ट्रिक्शन करते, अभी 2 पे रखते, 2 वेरिएबल आ गए, क्या करें? अब कंसेप्ट आ गया पार्शियल डेरिवेटिव। जब व्हेन द फंक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल, देन वी टेक द पार्शियल डेरिवेटिव। कौन से लेते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, बात क्लियर हुई है? सही है। सो कंसेप्ट ये है, अभी मैं सिंपल डेरिवेटिव ही करवा रहा हूं पार्शियल, इनकी डेफिनेशन नहीं करवा रहा, वो मिड टर्म के बाद किसके पास आधा पार्ट है पार्शियल। फॉर एग्जांपल आपके पास ये था, सो आपने कहा सर नो प्रॉब्लम, मैंने कहा फाइंड द डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव। नो प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन यू हैव दिस फंक्शन। सर नो वी हैव 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, एक ही था तो ले लिया, अब 2 थे तो क्या करें? अब आ जाता है कंसेप्ट पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, व्हेन द फंक्शन डिपेंड्स टू और more than 2 variables, then it is called, depending 2 or more than 2 variables, it is called function of multivariables। ये बात है। To find the changes with respect to different variables, we use term partial derivative। So अगर हमने चेंजेस देखनी है तो उसमें तो डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। The notations are, notations क्या होंगे? The notations are, for example, आपके फंक्शन में 3 वेरिएबल है x, y, z। अब जारी बात है, फंक्शन जब एक या एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करना हो गया तो आपको बताना पड़ेगा आप चेंज किस वेरिएबल के लिहाज से देखना चाहते हैं, x के लिहाज से, y के लिहाज से, z के लिहाज से, k के लिहाज से। सो जितने वेरिएबल है, इसमें तो एक ही वेरिएबल था, उसी के लिहाज से चेंज देखिए। अब फंक्शन में जब मल्टी वेरिएबल है तो हर एक की चेंज की आपको जरूरत पड़ती। 2 वेरिएबल है तो 2 एक्स और वाई के लिहाज से पड़ते, 3 वेरिएबल होते तो तीसरे की भी देखनी पड़ जाती। अब आपको बताना पड़ता है किसके लिहाज से आप चेंज देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस फंक्शन में चेंज देखना चाहते हैं एक्स के लिहाज से तो इसको यू लिखेंगे, ये नोटेशन होती है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। देखिए ये सिंबल है, कर्ली का सिंबल है, ये सिंबल ये वाला नहीं है, ये डेल्टा है, ये कर्ली है। आप फिजिक्स में रो इसको कहते थे, वो रो यूं होता था, ये भी नहीं, ठीक है, ये सिंबल, ठीक, इसको कर्ली बोलते हैं। उल्टा 6
उल्टा 6 भी कह सकते हैं। गुड, चलें, एक अच्छा आंसर दिया बच्चे। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स और उल्टा 9 सर। उल्टा 9 कर लें या बस लड़ाई की जरूरत नहीं, जो भी करें। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स और एफ ऑफ एक्स। आप एफ के नीचे इंडेक्स में एक्स लिख दें, एक ही बात, कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव। ये भी दोनों नोटेशन यूज होती है, जरा आसान है। इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन, इसको कहती है कर्ली नोटेशन, सिंगल वेरिएबल के लिए। फिर कर्ली वाली कॉशी नोटेशन जी। अच्छा, वाई के लिहाज से अगर आप चेंज देख रहे हैं तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई और एफ ऑफ वाई, ये नोटेशन यूज कर लेंगे। अगर आप z के लिहाज से देख रहे हैं तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल z और एफ ऑफ z, सिंगल वेरिएबल। क्लियर होगी बात? अगर आपके पास ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं, मतलब 2 आ जाते हैं, सेकंड आर्डर, ये तो फर्स्ट आर्डर थे ना, सेकंड आर्डर डेरिवेटिव होते हैं ना, आप 2 डेरिवेटिव भी लेते थे, 3 भी लेते थे। इसमें 2 के लिए नोटेशन क्या होगी? देखिए, 1 के लिए क्या थी, उसमें क्या होती थी, चले कैल 1 में प्राइम लग जाता, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स 1 के लिए आ गया। अगर 2 लेना होता था, या यू डैश लिख लिया, चले यू कर लिया, यू डबल डैश लिख लेते थे, या डी स्केयर यू ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर। थर्ड, ट्रिपल डैश डी यू क्यूब ओवर डी ऑफ एक्स क्यूब। nth लेनी होती थी अगर, डी एन यू ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ एन। ठीक होगी बात? क्लियर है? अब यही ये नोटेशन याद रखें। पहले ऑपरेटर के ऊपर होती थी, फिर वेरिएबल ऊपर वाले साइड में ऑपरेटर के ऊपर लिखी होती है, नीचे वेरिएबल के ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर वेरिएबल। ये नोटेशन आप एफएससी में कैल 1 में यूज करते हैं। nth डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या डैश वाली यूज करते हैं, ये इंडेक्स वाली है। सो अब आप देखें, अगर कर्ली के लिहाज से लिखोगे तो फंक्शन का 2 दफा एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव, पहले ऑपरेटर के ऊपर फिर वेरिएबल के ऊपर, या एफ ऑफ एक्स एक्स। अगर आप y के लिहाज से 2 दफा ले रहे हैं, चलो 3 दफा ले लेते हैं x के लिहाज से, और एफ ऑफ एक्स एक्स एक्स। ठीक होगी बात? मसलन y के लिहाज से लेते हैं, अगर पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर और एफ ऑफ वाई वाई, पार्शियल क्यूब एफ ओवर पार्शियल ऑफ एक्स वाई क्यूब और एफ ऑफ वाई वाई वाई। ठीक होगी बात? z के लिहाज से देखना चाहते हैं, पार्शियल स्क्वायर 2 डेरिवेटिव z के लिहाज से तो ये आ गई, और एफ ऑफ जेड जेड 3 डेरिवेटिव, पार्शियल क्यूब ओवर पार्शियल जेड क्यूब और एफ ऑफ जेड जेड ट्रिपल जेड। ठीक होगी बात? ये इंडेक्स नोटेशन। अच्छा, इसमें उसमें नहीं होती थी फैसिलिटी, इसमें मिक्स भी हो सकते हैं। मसलन कैसे? मसलन एक बच्चा कहता है सर मैं पहले एक्स के लिहाज से लूंगा फिर वाई के लिहाज से लूंगा। इंडेक्स नोटेशन तो बहुत आसान है, एक दफा एक्स के लिहाज से ले लिया, एक दफा वाई के लिहाज से ले लिया। कर्ली नोटेशन क्या होगा? देखिए, पहले आपने एक्स के लिहाज से लिया फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर आपने वाई के लिहाज से लिया, पहले एक्स के लिहाज से फिर वाई के। इसको यूं भी लिख सकते हैं, ऊपर तो 2 ही आ जाएगा, अब क्योंकि नीचे डिफरेंट है तो पहले एक्स के लिहाज से है फिर वाई के लिहाज से। अगर एफ ऑफ वाई एक्स होता तो इसका मतलब क्या होता है? इंडेक्स में तो रूटीन के मुताबिक है, पहले एक्स के लिहाज से फिर वाई। अब इसका क्या मतलब? पहले वाई के लिहाज से फिर एक्स के लिहाज से, यानी फंक्शन को पहले वाई के लिहाज से पार्शियल डिफरेंशिएट करना, जो आंसर आ जाएगा फिर उसको एक्स के लिहाज से करना। ज्यादा भी हो सकते हैं मिक्स डेरिवेटिव। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है क्या एक्स वाई? जी जी, ये सर दोबारा समझा दें काइंडली। ये रिपीट कर दें सर। जी, पार्शियल एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब पहले फंक्शन को एक्स के लिहाज से करें, ये फंक्शन को एक्स के लिहाज से करें, ठीक है, फिर उसको जो आंसर आ गया उसको वाई के लिहाज से कर लिया। आम रूटीन में अगर 2 दफा एक्स के लिहाज से करना होता था क्या करते थे? पहले एक्स के लिहाज से करके दोबारा फिर एक्स के लिहाज से करते थे। अब ये मिक्स है, मिक्स का मतलब है डिफरेंट वेरिएबल वाला, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव। ये उसमें नहीं हो सकता था ना आपके पास,
पहले x के लिहाज से किया, जो आंसर आ गया उसको y के लिहाज से कर लिया। या y x का क्या मतलब है, पहले y के लिहाज से करो फिर x के लिहाज से। तो कर्ली की फॉर्म में क्या होगा, पहले फंक्शन को y के लिहाज से किया फिर x के लिहाज से किया, ये लिखिए। मसलन यूँ हो जाता कि 2 दफा x के लिहाज से फिर y के लिहाज से, तो कैसे करते, एक दफा फंक्शन को x के लिहाज से किया, 2 दफा तो x के लिहाज से, फिर x के लिहाज से किया, फिर जब आंसर पहले x के लिहाज से किया, जो आंसर आ गया फिर उसको x के लिहाज से, फिर आखिर में किसके लिहाज से, y के लिहाज से। क्या हो जाएगा, 3 कर लिए तो पार्शियल क्यूब ओवर पार्शियल x। 2 दफा x सेम है तो वो तो कोई मसला नहीं होता ना, वो तो इकट्ठी लिखी जाती। पार्शियल x का मतलब 2 दफा x के लिहाज से। इंडेक्स नोटेशन जरा आसान होती है, करली में जरा टेक्निकली करली में उल्टा पढ़ना पड़ता है। करली है ना, उल्टा 6 है, किसी ने बहुत अच्छा कहा या आप में से, उल्टा 9 है या उल्टा 6 है, तो इसको उल्टा पढ़े, यहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा ये 2 दफा x के लिहाज से है और फिर 1 दफा y के लिहाज से। अच्छा ये पहले y के लिहाज से है फिर x के लिहाज से, ये पहले x के लिहाज से है, ये y के लिहाज से। f ऑफ x y और y x का इक्वल होना जरूरी नहीं है। यस, इफ द फंक्शंस आर कंटिन्यूस एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस, तब x y और y x का आंसर सेम होता है, अदरवाइज नहीं होता। इन जनरल ये इक्वल नहीं होते, स्पेशल केसेस में इक्वल होते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान ना रखिएगा। अच्छा ये सेम आएगा आंसर, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जी अब ऐसा सर जैसे हम ये एक ही नोटेशन में आएंगे, x y z जितने भी वेरिएबल्स होंगे सर सब एक ही इक्वेशन में आएंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप f ऑफ x y z निकालते हैं, यानी पहले x के लिहाज से फिर y के लिहाज से फिर z के लिहाज से, यानी फंक्शन को पहले आपने x के लिहाज से किया, जो आंसर आ गया उसको y के लिहाज से किया, फिर जो आंसर आ गया उसको उसमें नील हो जाएगा, z के लिहाज से। हम अपनी शटडाउन अप्लाई कर पार्शियस के क्यूब है, फिर 3 दफा हुआ है, कैसे हुआ है, पहले x के लिहाज से फिर y के लिहाज से फिर z के लिहाज से। उल्टा 6 है तो उल्टा ही लिखना है, इसको तरतीब उल्टी होगी। इंडेक्स में सीधी है, इसका मतलब पहले x फिर y था, अभी कर लिए तो इसमें इसको यूं नहीं करना, पहले z के लिहाज से हुआ फिर y नहीं, गलत है, यहाँ से स्टार्ट करना, उल्टा स्टार्ट करना। अच्छा जी पहले x के लिहाज से हुआ है फिर y के लिहाज से फिर z, इनको मिक्स डेरिवेटिव बोलते हैं। समझ आई बात। अब सवाल ये लेना कैसे, एक बात सुनिए बड़ी क्लियर, जब आप किसी फंक्शन का x के लिहाज से वेरिएबल ले रहे होते हैं तो x ही वेरिएबल होता है, बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि नोट व्हेन यू टेकिंग पार्शियल f ओवर पार्शियल x या fx जिसे आप कहते हैं, तो मीन x इज वेरिएबल, x इज ट्रीटेड, x is treated as variable. Rest are considered to be constant. Rest को हम कांस्टेंट ले लेंगे। समझ आई बात, क्लियर है। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई यानी एफ ऑफ वाई, तो इसमें क्या होगा, वाई इज ट्रीटेड एज वेरिएबल, ऑल अदर आर कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट। एक मिनट बच्चों आपको क्या, इसी तरह z के लिहाज से आप टू सो, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन ही करता हूँ, अच्छा बच्चों बताओ कि पार्शियल, देखिए पार्शियल x ओवर पार्शियल x तो उसी तरह जैसे dx ओवर dx1 होता था, पार्शियल y ओवर, ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है तो आंसर क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। ठीक है, पार्शियल z ओवर पार्शियल z भी क्या होगा, डेरिवेटिव, फार्मूले वही है डेरिवेटिव। लेकिन जब मैं कहता हूँ y को x के लिहाज से करें, तो आप x के लिहाज से करें तो सिर्फ x वेरिएबल है, तो y क्या ट्रीट होगा, जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, 0, तो आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब मैं z को कहता हूँ x के लिहाज से करें, तो z का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ x को y के लिहाज से करें, तो y के लिहाज से x कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव 0। समझ आ गई बात सब लोगों को। सर मतलब एक वक्त में एक ही वेरिएबल कंसीडर होगा। हाँ, एक वक्त में एक ही वेरिएबल, यही प्रॉब्लम है,
पार्शियल डेरिवेटिव में भी तो यही होता था ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों लेते थे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक वक्त में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर होगा, बाकी सारे कांस्टेंट। तो लॉजिक ये देखे ना, अब इसको फिजिकली समझे। जब आप एक को वेरिएबल लेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट फंक्शन वो होते हैं जिसमें चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए कांस्टेंट कहते हैं। जब आप x को वेरिएबल ले रहे हैं, y और z को कांस्टेंट ले रहे हैं, तो जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ x के लिहाज से चेंज आएगी, बाकी तो कांस्टेंट है, वो सिर्फ x की चेंज कहलाएगी। जब आप y को वेरिएबल लेंगे, x और z को कांस्टेंट लेंगे, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो y के लिहाज से चेंज आ जाएगी आपके पास। बात क्लियर होगी है? बोलें? अब देखिए क्वेश्चन कैसे करें। लो जी खत्म है, बस आगे। f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। अच्छा मैं कहता हूँ जी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालें, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स निकालें, ये निकालें, ये निकालना है बच्चों इस फंक्शन का। तो अब लें, जैसे आप डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया डेरिवेटिव, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ वाई क्यूब अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता था, वही होगा, फार्मूलाज आर द सेम, 2x फार्मूला सेम ही होंगे, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होता है, जब वेरिएबल और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में इकट्ठे आ जाते थे तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते थे, डेरिवेटिव को वेरिएबल के साथ अप्लाई कर देते थे। अब इधर भी एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वेरिएबल है तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स हो जाएगा। वाई तो है ही कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कांस्टेंट है ना, सो एक्स की सिर्फ बरादरी वेरिएबल होगी, बाकी सब कांस्टेंट। सो वाई एक्स के लिहाज से कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, आंसर हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2x बाय पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स क्या बन गया, 1 बन गया। सो 2x प्लस 2xy प्लस y, ये पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। वैसे मैं कहता हूँ आप इसका y के लिहाज से लें, आपका y के लिहाज से करना है तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसको y के लिहाज से करना है तो एक्स स्क्वायर y हो गया, इसको y के लिहाज से करना है तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, इसको y के लिहाज से करना है तो y क्यूब हो गया। y के लिहाज से तो x कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। अब आप देखें y के लिहाज से करें तो x कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो पार्शियल y बाय पार्शियल y आ जाएगा। y के लिहाज से करें तो x कांस्टेंट है, पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा। y के लिहाज से करें तो 3y स्क्वायर आ गया, पार्शियल y और पार्शियल y 1 हो गया। y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y आ। समझ आई मेरी बात, क्लियर है? यस सर। सो जिस वेरिएबल के लिए आप है डिफरेंशिएशन ही जस्ट टेक्निकल है कि जो जिस वेरिएबल के लिहाज से करें बस वो वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट, जिसके लिहाज से करें वो वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। ठीक होगी बात? मतलब z के लिहाज से अगर करते तो यहाँ पे तो z है ही नहीं, f को z के लिहाज से। वालेकुम सलाम जी बच्चे। सर ये ऊपर मेंशन होगा कि किस लिहाज से करना है? हाँ एग्जैक्टली, ये तो मेंशन होता है बच्चे। तो z के लिहाज से तो x भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, सबका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, कहते हैं जी f ऑफ x भी निकालें। कैसे निकालेंगे बच्चों? ये f ऑफ x निकाला था, f ऑफ x ये बना था हमारा, ये निकाला था ना, डबल डेरिवेटिव, उसी का फिर डेरिवेटिव ले लेंगे। तो f ऑफ x ये निकला था 2x प्लस 2xy प्लस 5। f ऑफ x, x क्या हो जाएगा, इसको दोबारा x के लिहाज से कर दिया,
तो इसको x के लिहाज से किधर 2 आ गया, पार्शियल x और पार्शियल x 1 आ गया। x y है तो 2y बाहर आ गया तो पार्शियल x और पार्शियल x। y स्क्वायर तो x के लिहाज से y कांस्टेंट 0 हो गया, तो f ऑफ x x आ गया, दो दफा x के लिहाज से लिए, एक दफा x के लिहाज से लेके तो ये आंसर है। कहते हैं f ऑफ x y निकालें। कहते हैं f ऑफ x y निकालें, तो क्या मतलब है? तो जो f ऑफ x निकाला है उसको किसके लिहाज से करें? y के लिहाज से। तो f ऑफ x हमने निकाला है, वो क्या आया था? f ऑफ x 2x प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब आपने इसको y के लिहाज से किया, x को y के लिहाज से किया 0 आ गया, तो y 2x आ गया, y स्क्वायर कितना आ गया? 2y। ये आंसर आ गया, f ऑफ x y आ गया। ठीक होगी बात बच्चों, क्लियर है? सर ये रिपीट कर दें काइंडली। f ऑफ x निकाला था ना, ये निकला था f ऑफ x। जो f ऑफ x आ गया उसको आप y के लिहाज से कर लो ना, ठीक है? यस सर। f ऑफ x y आ जाएगा, तो ये f ऑफ x निकाला हुआ है, इसको y के लिहाज से कर, तो x तो कांस्टेंट हो गया, ये टर्म भी 0, इसमें वेरिएबल कांस्टेंट इकट्ठे हैं, तो 2x बाहर आ जाएगा, पार्शियल y और पार्शियल y आ जाएगा। y स्क्वायर का y के लिहाज से डेरिवेटिव जैसे 2x का होता है, इसका भी क्या हो जाएगा? 2। पावर भी लग जाता है ना, ब्रिंग द पावर डाउन, रिड्यूस द पावर 1, टेक डेरिवेटिव विदाउट पावर, पार्शियल y और पार्शियल y 1 बन जाएगा, तो आ जाएगा 2x प्लस है डेरिवेटिव ही, जस्ट ट्रिक क्या है, वही डेरिवेटिव है लेकिन वेरिएबल के लिहाज से, एट अ टाइम एक ही वेरिएबल होगा, बाकी सारे कांस्टेंट है डेरिवेटिव। क्लियर होगी बात? यस सर। लो बच्चों, फिर ये 12.3 है मेरा ख्याल है, पार्शियल डेरिवेटिव वाला, इसको करें। जो डिफिकल्टीज आती हैं फिर उसको कल डिस्कस कर लेंगे, अभी आप मुझे क्वेश्चन बताते जाए, मैं करता जाऊं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये होगा, फॉर एग्जांपल उधर फॉर एग्जांपल ये फंक्शन दिया हुआ है ना आपके पास, 2 मिनट, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन दिया हुआ है जो अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ये। अब इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बनेंगे? इसमें x और y है ना, तो fx और fy बनेंगे। f ये फर्स्ट ऑर्डर होते हैं ना, यानी एक ही दफा फर्स्ट ऑर्डर। मतलब सर ये तो बताया नहीं हुआ पहले x के लिहाज से करना है या y के लिहाज से? भाई जब उसने क्या किया ना, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालने इस फंक्शन के, तो इसका क्या मतलब है? इसमें देखें वेरिएबल क्या है, x y और z, इसका मतलब fx निकालना है, fy निकालना है, अगर z भी होता तो fz भी निकालना होता। मसलन आप क्वेश्चन बताएं, पहला पार्ट उसका क्या है जरा बोलें सर। f into x y is equal to f इज इक्वल टू f into x y is equal 2x की 4y क्यूब माइनस xy स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब वो कहते हैं फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट 12.3 है, पहले 18 क्वेश्चनों में यही है, फाइंड द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f। इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब देखिए इसमें वेरिएबल कौन से, x और y है, यानी आपने पार्शियल f ओवर पार्शियल x निकालना है इसका, और पार्शियल f ओवर पार्शियल y निकालना है बस। तो मतलब पार्शियल f ओवर पार्शियल x निकालने के आ जाए x के लिहाज से डेरिवेटिव, तो 2y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो x की पावर 4 का क्या आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस x y स्क्वायर, तो y स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पार्शियल x ओवर पार्शियल x 1 बन जाएगा, y कांस्टेंट x के लिहाज से 0, 1 भी कांस्टेंट है 0, सो ये आ गया हमारे पास 12x क्यूब y क्यूब माइनस 5। ठीक होगी बात? ये fx आ गया। अब fy निकाल लेते हैं, y के लिहाज से लेना है फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन ये है, अब y के लिहाज से ले रहे हैं तो 2x की पावर 4 तो कांस्टेंट आ गया, पार्शियल ओवर पार्शियल y क्यूब आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर y में माइनस x कांस्टेंट आ गया, पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ y स्क्वायर हो गया, पार्शियल y ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल 1 ओवर पार्शियल y। ठीक होगी बात? वैसे सब क्लियर है आपको? यस सर।
अटेंडेंस लगा के लीव कर सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी सर अनम्यूट कर लें। एट 2x की 4 तो 3y स्क्वायर आ गया। ओ भाई क्या मसला है, जिसका प्रॉब्लम है वो हाथ खड़ा करे। सुहेल साहब अगर आपका कोई क्वेश्चन तो हाथ खड़ा करें। जी पूछे सुहेल साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट करें अपने आप को, सॉल्व क्वेश्चन पूछिए। सर ये 4 2 आपने किया तो ये यहाँ पे सर 12 आता है। कहाँ पर सर ये 8 आ पार्सल जाएगा। है सर, यहाँ पे बस थोड़ा सा था ये सर। थैंक यू वजीर, थैंक यू। अच्छा जी, 2x की 4 प्लस 3y स्क्वायर माइनस x 2y प्लस 3, तो 4 2s are 6, x की 4y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस। अब वैसे क्लियर होगी ये बात? यस सर। और बच्चों आप देखें 12.3 आपके सामने है, देखें सर को पावर के लिहाज से होगा सर, डायरेक्ट पावर रूल लगा देंगे हम लोग। हाँ पावर रूल लगा देखें, रूल वही है, सिर्फ टेक्निक क्या है, अगर x के लिहाज से करें तो x ही वेरिएबल है, वही डिफरेंशिएशन करेंगे जो करते हैं। अगर y के लिहाज से करें तो वो y पे करेंगे, x कांस्टेंट ट्रीट हो जाए। z के लिहाज से करें तो सिर्फ z वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट। सर क्वेश्चन नंबर 5 कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 देखिएगा। x e की पावर y प्लस y साइन ऑफ। अब पहले आप पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स निकाल लें। हम पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एक्स ई की पावर y प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ y साइन ऑफ एक्स। जब आप x के लिहाज से कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। जब x के लिहाज से कर रहे हैं y कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स 1 बन गया, 1 बन गया ना, e की पावर y रह गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos हो जाएगा। फिर एंगल का डेरिवेटिव पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स 1 आ जाएगा। वही डिफरेंशिएशन, सिर्फ वेरिएबल का चक्कर आ गया कि जिस वेरिएबल के लिहाज से कर रहे हैं बस वही वेरिएबल, बाकी सब कांस्ट। अगर x के लिहाज से करें तो x वेरिएबल होगा, y भी कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट, जितने और वेरिएबल होगा। अब आप इसको y के लिहाज से करें, ये f क्या था? x e की पावर y प्लस y। अब आप इसको y के लिहाज से करें, x कांस्टेंट है तो पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ e की पावर y प्लस y के लिहाज से करें तो x वाली टर्म कांस्टेंट है, बाहर आ जाए, पार्शियल ओवर पार्शियल y ओवर y। तो e की पावर y जैसे e की पावर x का होता था y है, तो e की पावर y एज इट इज पावर का डेरिवेटिव पार्शियल y ओवर पार्शियल y ओवर पार्शियल y क्या बन गया? 1 बन गया। so, x e की पावर y ये 1 बन गया प्लस साइन ऑफ x पार्शियल f ओवर पार्शियल y। ठीक होगी बात? और कोई क्वेश्चन पूछें? जब हम f ऑफ x y जब लेते हैं तब हम जब पहले x का लिहाज से लेते हैं फिर y के लिहाज से, जब हम जो x के लिहाज से लेंगे वो जो फंक्शन होगा उसी फंक्शन का ही y के लिहाज से लेंगे या उसी नहीं, जो आंसर आ जाएगा। देखें अगर ये मुझे f ऑफ x y निकालना होता है इसी फंक्शन का जो भी आप मुझसे करवा रहे हैं, ठीक है क्लियर? ये फंक्शन है ना जिसका मैं भी कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाला जी दोबारा करती है बात। ये फंक्शन है ना, तो आप कहते हैं कि मुझे f ऑफ x y कैसे निकालेंगे, ये सवाल है ना आपका? यस सर। तो x y का मतलब पहले f(x) निकाल लो, ये निकाल लिया f(x) निकाल लिया। अब जो आंसर आ गया इसको y के लिहाज से कर लो, ठीक है? क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब ये होगा f ऑफ x y का मतलब ये होगा कि फंक्शन जो x के लिहाज से हुआ है उसको फिर y के लिहाज से कर। अब जो x के लिहाज से हुआ है उसका क्या आंसर आया हुआ? जब x के लिहाज से हुआ आंसर ये आया हुआ e की पावर y प्लस y cos ऑफ x, यही आया हुआ है ना? यस। अब आप इसको y के लिहाज से कर लें, पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ e की पावर y। x टर्म कांस्टेंट है तो पार्शियल y ओवर पार्शियल y, तो e की पावर y आ गया प्लस cos ऑफ x into 1 आ गया, ठीक है? तो e की पावर y प्लस cos ऑफ x, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है ये उससे चेंज है
ये पहले फर्स्ट एक्स के लिहाज से लेंगे और फिर फिर वाई y के का, लिहाज से। इसमें इंडेक्स में ये तरतीब जो अरेंजमेंट है, पहले x के लिहाज से करो, जो आंसर आ जाए फिर उसको y के लिहाज से। मसलन ये कुछ यूं होता f ऑफ x y फिर x y, इसका क्या मतलब होता है? पहले फंक्शन को x के लिहाज से कर देते, जो आंसर आता है उसको y के लिहाज से, फिर जो आंसर आ जाता है उसको फिर x के लिहाज से, फिर जो आंसर आ जाता है उसको फिर y के लिहाज से। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरह ऑर्डर चलता है इंडेक्स में। ठीक है, उसामा आप पूछिए क्वेश्चन बच्चे। और उसामा असद सर x y और यस सर f ऑफ x y और z होता तो फिर हाँ, तो ये होता है f ऑफ x y z, तो ये f ऑफ x y निकाल लिया ना, अब z निकालना है x y z। ठीक है क्लियर, तो देखें क्या होगा। तो अब आप x y को f ऑफ x y को z के लिहाज से करते, जीरो आंसर आएगा सर। पार्शियल ओवर पार्शियल z ऑफ x y आपका z के लिहाज से हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो वो ज़ाहिर बात है उसमें z है ही नहीं, इत्तेफाक की बात, अगर होता तो ज़ाहिर बात है उसको ट्रीट कर लेते। ठीक है, तो पहले fx निकालना है ना ना यार fx इकट्ठे दो वेरिएबल नहीं निकल सकते, पहले f ऑफ x निकलेगा, जब f ऑफ x आ जाएगा उसको y के लिहाज से करेंगे तो f ऑफ x y निकल आएगा, फिर f ऑफ x y जब आ जाएगा उसको z के लिहाज से करेंगे तो f ऑफ x y z निकल आएगा। वही डिफरेंशिएशन है, जस्ट अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 f is equal to e की पावर x log of x into y। so log of x into y को कैसे लिख सकते हैं? log of x प्लस log of, आप fx निकाल लें, x के लिहाज से करें तो आपका फंक्शन ये है e की पावर x log of x। चलिए उस पूरे को ले लें जो दिया हुआ है, प्रॉपर्टी ना अप्लाई करें, आपकी चॉइस है, इसी को ले। जब आप x के लिहाज से करें, देखो दोनों में x है, क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दोनों x के फंक्शन है ना। यस तो अब जब आप x के लिहाज से करेंगे तो e की पावर x log of x y। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, e की पावर x का e की पावर x है। इसको x के लिहाज से किया, अब y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। y से कैंसिल आउट हो गया। लेंगे, चेक कर लीजिए। जी सर ठीक। और एफ ऑफ वाई निकालना है अब इसका। जब आप एफ ऑफ वाई निकालेंगे इसका तो इसको वाई के लिहाज से करना होगा। अब ई की पावर एक्स तो एक्स वाली टर्म है सिर्फ, ये तो कांस्टेंट है, वाई के लिहाज से बाहर आ जाएगी। अब इसका करेंगे, log का क्या फार्मूला होता है डेरिवेटिव का? 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। log ऑफ f का आपने डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, याद है? log ऑफ f 1 over f into f of x, 1 over f into partial f over partial x, 1 over x y, और विद रिस्पेक्ट टू y किया तो x बाहर आ जाएगा, पार्शियल y over पार्शियल। ठीक है बच्चों, x x से कैंसिल आउट हो गया, e की पावर x into 1 over y, तो ये आंसर आ गया। सर फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव में हम उसी फंक्शन को ही x से भी करते हैं और y से भी करते हैं। हाँ, वो जो जितने डेरिवेटिव होते कर सकते हैं ना। क्वेश्चन ये था ना कि ऑल निकालें, कि जितने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल सकते हैं इस फंक्शन के निकालें।
इसके कितने निकल सकते हैं? जितने वेरिएबल हैं उतने निकल सकते हैं। एक एक्स वेरिएबल है तो इसका मतलब एफ एक्स और एफ वाई निकल सकता है आप। वाई, ठीक। ठीक है सर। और कोई मसला? सर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है? नंबर 7 यस सर, अंडर रूट। हाँ तो उसमें पावर रूल लग जाएगा ना। 7 को तो पहली बात है ला के सिंप्लीफाई कर देना, पावर नीचे ले आए, ये लिखा हुआ है ना 7। होल पावर ला की प्रॉपर्टी है, पावर नीचे आ जाती है। अब ला की और भी प्रॉपर्टी है, डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाते हैं। कितना आसान हो गया सवाल, जिसकी वजह से आपको मुश्किल लग रही है। एफ, अब एफ ऑफ एक्स निकालें, एक्स के लिहाज से करना है। सॉरी अब एक्स भी नहीं, अब टी और वी है तो एफ ऑफ टी, अब टी वेरिएबल है तो उसी तरह तो 1 ओवर फंक्शन का डेरिवेटिव टी के लिहाज से टी बाई टी 1 आ गया, वी का 0 आ गया। 1 ओवर फंक्शन ये एफ ऑफ टी। दूसरा एफ ऑफ वी, तो 1 ओवर फंक्शन 1 0 प्लस 1 ओवर फंक्शन 0 माइनस 1। एक होता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और एक होता है एफ ऑफ एक्स वाई कॉमा, ये ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई का मतलब होता है एफ इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, और एक होता है एफ ऑफ एक्स वाई जो प्रोडक्ट में है। सिंपल एक्स वाई, ये इंडेक्स में होता है। ये तो इसका मतलब होता है एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लें पहले एक्स के लिहाज से, फिर ये इंडेक्स में है, ये आगे नहीं है इसके, ये बिल्कुल एफ के आगे लिखा होता है, ये एफ की इंडेक्स में लिखा होता है, उसके पाँव में लिखा होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है पहले एक्स के लिहाज से ये पार्शियल डेरिवेटिव लें, पहले एक्स के लिए ये नोटेशन है, इसको तो जस्ट एफ भी लिख सकते हैं, आपको बताया है ना मैंने शुरू में। यू ऑफ एक्स वाई लिखा होता है, आप यू ही लिख लें। तो इसमें दो, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा था फंक्शन में कितने वेरिएबल है। ठीक है, वो तो फंक्शन देख के भी पता चल जाता है ना। यस सर, ठीक। पूछे जी, क्वेश्चन है? ठीक है, फिर बच्चों मीटिंग एंड करते हैं। आप घर में प्रैक्टिस करें, जिसमें डिफिकल्टी है पूछिए, पेजेस अभी मैं आपको भिजवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों।